हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि हिंदी आज सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है और बहुत सारे स्टूडेंट को हिंदी के डाउट क्लियर नहीं होते, आज मैं इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर हिंदी की क्लास स्टार्ट कर रही हूं। आज की क्लास में हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि आपको देखने में बिल्कुल आसान लगता है और आसान है भी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट को जो डाउट रहता है उसी को मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वर्ण विचार। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है और वाक्य से छोटी इकाई पद, पद मतलब शब्द, और पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से भी छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। इसी ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं। जैसे राम ले लिया, राम को अक्षर में डिवाइड कर रहे हैं तो अक्षर, अक्षर में कितने वर्ड अक्षर आ रहे हैं? रा म, यानी 2 अक्षर। और वर्ड में हम कर रहे हैं तो र आ म अ। तो ये एक मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई, मतलब कि ये र को अब हम इसके बाद नहीं तोड़ सकते। अक्षर को हम तोड़ सकते हैं लेकिन वर्ड को नहीं तोड़ सकते हैं हम। तो आइए वर्ड को समझते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें वर्ण कहलाते हैं। जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें वर्ण कहलाते हैं। मतलब मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मतलब हमारे मुख से कुछ भी ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल दिए उसे हम वर्ण कहते हैं, नहीं। एक सार्थक ध्वनि, उसका एक सही अर्थ निकलना चाहिए, उसको हम ध्वनि कहते हैं। ठीक। तो वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, कितने हैं? 45 वर्ण, 10 स्वर और 35 व्यंजन। और लेखन के आधार पर 52 वर्ण, कितने? 52 वर्ण। वैसे नॉर्मली सब लोग पूछा जाता है कि कितने वर्णमाला में पूरे कितने वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण अक्सर बताती हैं, लेकिन इस आधार पर, उच्चारण के आधार पर 45 और लेखन के आधार पर 52 होते हैं, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। फिर वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। आइए स्वर को देखते हैं क्या है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके स्वर कहलाते हैं। मतलब कि ये जो स्वर वर्ण होते हैं इनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है, ना इनका उच्चारण करने में कोई भी बाधा नहीं होती है, कोई भी रुकावट नहीं होती है। ये स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण किया जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से स्वर वर्ण होते हैं। आगे, स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं, जबकि मात्राओं की संख्या 10 होती है। संख्या इनकी कितनी होती है? 11 होती है और मात्राएं इनकी 10 होती हैं। क्यों 10 होती हैं? क्योंकि ये अ जो है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन ये स्वर में स्वर होता है, स्वर वर्ण होता है। अब अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ कितने हुए? पूरे 11। अब इसकी मात्राएं, ये सारी मात्राएं हैं जिसमें अ के पास कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए एक मात्रा घट करके 10 मात्राएं हो जाती हैं। ठीक। अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। व्यंजन, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वर की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाते हैं। क्या होता है? अभी स्वर जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन जो स्वतंत्र तो मतलब जो स्वतंत्र नहीं होते हैं और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन में अब ये क वर्ग से प वर्ग तक क्या होते हैं? ये स्पर्शी, जैसे यहाँ पे अंतस्थ है, उष्म है, अंतस्थ है, उष्म है, संयुक्त है, द्विगुण है, इसी तरह इनको क्या कहते हैं? स्पर्शी। क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है।
तो क वर्ग में क ख घ ङ, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में त ठ ड ढ ड़, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। जैसे अभी इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसे क वर्ग मतलब क से लेकर ङ तक पूरा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सबका पहला अक्षर, ये जो पहला अक्षर होता है इन्हीं के नाम पर ये वर्गों के नाम रख दिए गए हैं। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण में कौन कौन से आते हैं, ये 4 आते हैं, य र ल व। उसमें स श स ह, संयुक्त में छ त्र ज्ञ स्र, और द्विगुण में ड़ और ढ। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे आइए समझते हैं। अब स्वर को पढ़ते हैं। पहले स्वरों का वर्गीकरण। पहला क्या है, मात्रा उच्चारण काल के आधार पर, मात्रा या फिर उच्चारण काल के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ और री, ठीक। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय, ह्रस्व से अधिक समय मतलब ह्रस्व में सबसे कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व और दीर्घ में ह्रस्व से अधिक समय यानी 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक। इन्हें जो है कि दीर्घ स्वर को यहाँ तक, ये तो दीर्घ स्वर हो जाते हैं, लेकिन ये जो होते हैं इतने, ये संयुक्त में आ जाते हैं, और इनको ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है, और रूढ़ स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। और प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। मतलब ह्रस्व में एक मात्रा, दीर्घ में उससे उसकी दुगनी मात्रा, और प्लुत में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। दूसरा है मुख द्वार, या मुख द्वार मतलब मुख विवर के खुलने के आधार पर, ठीक। जैसे हमारे होठ किस प्रकार से खुलते हैं उनके आधार पर स्वरों को विभाजित किया गया है। पहला है विवृत मतलब ओपन, पूरा खुला हुआ, है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है उसे विवृत वर्ण कहते हैं, विवृत स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ को उच्चारण करते समय हमारा मुंह पूरा खुलता है। विवृत, अर्ध विवृत मतलब हाफ ओपन, मतलब आधा खुला हुआ। तो जिसके उच्चारण में मुंह आधा खुला होता है उसे अर्ध विवृत कहते हैं। जैसे अ, ऐ, ओ, आ, ये जो शब्द है ये हिंदी वर्णमाला के शब्द नहीं है, लेकिन ये मतलब आगत शब्द हैं। जो है ये इंग्लिश शब्द में जैसे कॉमन है, कॉपी है, हम लिखते हैं जहाँ ओ का प्रयोग होता है, लेकिन हम उसको डायरेक्टली हिंदी में ओ के जगह पे अ की तरह पढ़ते हैं, ठीक है। और समृद्ध, समृद्ध मतलब क्लोज, एकदम बंद, लगभग बंद। उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, उसमें उसे समृद्ध स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ई, उ, तो एकदम थोड़ा सा मतलब मुख खुलता है, लगभग बंद ही रहता है, उसे समृद्ध कहते हैं। और अर्ध समृद्ध कि थोड़ा सा मतलब आधा बंद ही हो, मतलब आधा बंद हो, तो ऐसे इसको अर्ध समृद्ध कहते हैं। जैसे ए और ओ, ए, ओ, ठीक है। अब आइए ओठों की स्थिति के आधार पर। ओठों की स्थिति के आधार पर कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। तो अवृत्तमुखी किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते उन्हें अवृत्तमुखी स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई,
ई, ए, ऐ। ठीक है। अब वृत्तमुखी में जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, ठीक है, इसमें होते हैं। वृत्तमुखी मतलब वृत्त के आकार के होठों की आकृति हो जाए, उसे वृत्तमुखी हम कहते हैं। तो वो उच्चारण करके रटना नहीं है, हमको समझना है। ठीक है। इसको हम अपने आप में खुद प्रैक्टिकल करके, मतलब होठों को देख लीजिए, ऊ, ऊ, ओ, औ, आ से हमारा क्या होठ की आकृति गोल हो रही है ना। तो बस ऐसे हम पहचान लेंगे कि क्या अवृत्तमुखी है, क्या वृत्तमुखी है। फिर आते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर दो असमान स्वरों से मिलकर बना स्वर। दो असमान स्वरों से मिलकर बना स्वर क्या कहलाता है? संयुक्त स्वर कहलाता है। अभी आपको मैंने पीछे बताया था, ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, एक अ, आ के बाद या ई आए तो ए बनता है, और ऐ में क्या होता है, आ के बाद ए आए तो ऐ बनता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ गुण संधि होगी और यहाँ क्या होगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी आ के बाद ऊ आएगा तो ओ बनेगा, और इसमें ओ आएगा तो औ बनेगा। ठीक है। आयोग वाह, क्वेश्चन अक्सर पूछता है आयोग वाह। इन वर्णों में चार ऑप्शन दे दिया और पूछ लिया कि आयोग वाह इसमें से कौन है। अभी रिसेंटली यूपी टेट में पूछा गया था कि आयोग वाह किसे कहते हैं, तो आपको जानकारी होगी तो आप सही ऑप्शन को चुन सकते हैं। जैसे अंग और अ, इसको अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, और अ को विसर्ग कहते हैं। लेकिन इन दोनों को मिलाकर आयोगवाह वर्ण कहते हैं। ये न तो पूरी तरह स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। ठीक है। अंग को अनुस्वार और अ को विसर्ग कहते हैं। अ को हिंदी वर्णमाला में शहीद वर्ण कहा जाता है। जो अ है, इसको हिंदी वर्णमाला का शहीद वर्ण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सभी वर्णों के साथ अ जुड़ा होता है। ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो हम बंद करते हैं, और आगे फिर इसका अगला पार्ट व्यंजन जिस भाग में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे फिर व्यंजन के साथ। तब तक के लिए बाय।